चलिए देखते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम त्रिभुज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक तो थेल्स प्रमेय सीखा, उसके बाद दूसरी बात त्रिभुजों की समरूपता के नियम सीखा था कि त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं। अब आपको ये सीखना है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको इतना तो पता है कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे। एक तो संगत भुजा का अनुपात अगर समान है, संगत भुजा का अनुपात अगर समान है तथा संगत कोण आपके बराबर है, कोण समान है, तो उस कंडीशन में त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि दो त्रिभुज आपके सामने जरूर रहेंगे, लेकिन उसमें सभी तीनों भुजाओं के अनुपात आपको नहीं दिया जाएंगे, या फिर दे दिया जाएगा तो फिर कोण समान आपको नहीं दिया जाएगा। तो उसमें आपको दो तीन नियम बताने चल रहे हैं। उन नियमों से आप ये जान जाओगे कि हाँ, जरूरी नहीं है कि दोनों दिया रहे, कुछ दिया रहता है तो वहां भी हम समरूप समझ लेते हैं। उन्हीं से संबंधित हम दो तीन त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां सीखने चल रहे हैं। तो सबसे पहली जो कसौटी है, जो सबसे पहला नियम है, वो ये है, उसको बोला जाता है भुजा 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 समरूपता कसौटी बोला जाता है, या फिर इसको यस 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 समरूपता कसौटी बोला जाता है। अब इसमें है क्या चीज, इस नियम में क्या चीज है? सर, इस नियम में हम क्या सीखने वाले हैं, इस नियम से हमें क्या लाभ होगा? तो बात यह है कि आप ये समझेंगे कि जब दो त्रिभुज आपको दिए रहेंगे, अगर उसमें केवल आपको यह बता दिया जाएगा कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, कोण नहीं बताएगा, तो उस कंडीशन में इस नियम से आप समझ लोगे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अभी तक आपने यही सीखा था कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण जब तक बराबर नहीं रहेंगे तब तक हम लोग समरूप बोलेंगे नहीं। लेकिन अब आपको कुछ नियम और बताने चल रहे हैं। कसौटी का मतलब कुछ चीजें होती है, अगर दो त्रिभुज उस पर खरे उतरते हैं तो मान लेंगे कि दोनों समरूप हैं। तो यहां हम ये सीखने वाले हैं कि भाई देखो, भुजा 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 लिखा है, इसका मतलब यह है कि दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपको दिया रहेगा, कोण नहीं बताया रहेगा। आपको समझ लेना है इस नियम से कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यह नियम कहता क्या है, हेडिंग बना के आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बहुत ही विधिवत तरीके से समझाते हैं। हेडिंग बनाइए, भुजा 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 समरूपता कसौटी। चलिए अब इस बात को हम सिद्ध करने वाले हैं कि कैसे केवल संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहने पर कैसे संगत कोण बराबर हो जाते हैं अपने आप। भाई जब तक दोनों नहीं रहेंगे तब तक समरूप हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन केवल अनुपात दिए रहने पर संगत कोण बराबर कैसे हो जाते हैं, इस बात को देखेंगे। और जैसे ही संगत कोण बराबर हो जाते हैं हम कहेंगे कि दोनों क्या हैं, समरूप हैं। तो कुल मिला के यहां पे आपको दो त्रिभुज दिया रहेगा, दो त्रिभुज आपको दिया रहेगा। मान लेते हैं एक त्रिभुज है अपना ABC, एक त्रिभुज ABC है, और दूसरा त्रिभुज जो है, दूसरा त्रिभुज जो है वो PQR है, PQR है। अब इसमें आपको दिया क्या है,
जो दिया है उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, क्या दिया है भाई। जो दिया है वो ये दिया है कि ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू और बराबर में ए सी बटा में पी आर, या फिर इधर से बी सी बटा में क्यू आर बराबर ए सी बटा में पी आर। ये संगत भुजाओं का अनुपात आपको दिया है। ये कसौटी में बताया है कि अगर तीनों भुजाओं का अनुपात आपको ज्ञात हो तो दोनों त्रिभुजों को समरूप मान लेना। लेकिन कैसे मान लोगे, कुछ शर्त तो होनी चाहिए। किस वजह से हम अनुपात को ही, भाई हमने दो चीजें सीखी है ना, संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात, लेकिन केवल संगत भुजाओं के अनुपात से, ये तो बड़ी चीज है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे होता है, क्या होता है, तो उसको हम देखते हैं। तो हमें जो दिया है कि भैया दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात दिए गए हैं, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, जब तक दोनों बातें नहीं होती हैं तब तक कोई बात नहीं बनती। ये दिया है, हमें सिद्ध करना है कि संगत कोण मतलब कोण ए बराबर कोण बी, और यहां कोण बी बराबर कोण क्यू, और यहां कोण सी बराबर कोण आर हमें सिद्ध करना है। ये दिया है, ये सिद्ध कर लेंगे, दोनों बातें आ जाएंगी, फिर हम कहेंगे समरूप। तो कुल मिलाकर पूरा टारगेट अपना यह है कि हम कोण ए के बराबर कोण पी, कोण सी के बराबर कोण आर, कोण क्यू के बराबर कोण बी सिद्ध करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ बात इसमें करनी होगी। सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी, बिना रचना के हम नहीं सिद्ध कर सकते। तो यहां पे हम क्या रचना करने वाले हैं, ध्यान से। इधर जो त्रिभुज AB है, ABC है, उसमें भुजा AB और AC के बराबर लंबाई का, जितना बड़ा AB है और जितना बड़ा AC है, इसी के बराबर लंबाई का यहां दोनों भुजाओं पर बिंदु ले लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम AB लंबाई का एक बिंदु PQ पर D लिया, मतलब PD लिया, और यहां पे इधर AC लंबाई का एक बिंदु मैंने क्या ले लिया, E ले लिया, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। बात समझिए, रचना हमने क्या की है, रचना में आप लिखोगे कि AB बराबर PD लिया और AC बराबर AE लिया। AB बराबर क्या लिया, PD लिया, तथा AC बराबर PE लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ध्यान से देखना, समझो। अब हमें करना क्या है भाई, हमें यह करना है कि ये वाला कोण इसके बराबर आ जाए, ये वाला कोण इसके बराबर आ जाए, और ये वाला कोण इसके बराबर आ जाए। कैसे आएगा, हम इन दोनों भुजाओं को इधर दिखा चुके हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब ये दोनों भुजाएं यहां दिख रही है आपको, तो अब पूरा त्रिभुज हम यहां लाने वाले हैं, इसको इधर लाएंगे, फिर क्या करेंगे, इस छोटे वाले कोण को बड़े वाले के बराबर सिद्ध करेंगे, और इन वाले कोणों को इसके बराबर दिखाएंगे। उसके बाद में ये दिखा देंगे कि ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो भैया इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर हैं। ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, लेकिन बड़े नियम से, बड़े क्रम से करेंगे, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। आगे हम हेडिंग डालते हैं उपपत्ति का। उपपत्ति में सबसे पहले काम हम क्या करेंगे जानते हो, सबसे पहला काम समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, इन दोनों भुजाओं के अनुपात को ले लेते हैं। इन दोनों भुजाओं के अनुपात को ले लेते हैं। क्या दिया है,
AB बटा PQ दिया है। क्या दिया है भाई? AB बटा PQ दिया है और बराबर में AC बटा में PR दिया है। AC बटा में क्या दिया है? PR दिया है। अब हम क्या करते हैं कि जहां AB है रचना में हमने AB के बराबर PD लिया है और AC के बराबर PE लिया है। देखो हम यहां से यहां कैसे आ रहे हैं? AB की जगह आप क्या रख दो? AB की जगह आप रख दो PD और बटे में PQ हो गया और बराबर में AC की जगह हम रख देंगे PE और बटे में PR हो गया। अब अगर ध्यान से इसको देखो तो ये क्या बनने वाला है? देखो PD बटे में PQ और PE बटे में PR, ये थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय किसी त्रिभुज में होता है। अगर मैं त्रिभुज PQR की बात करूं तो त्रिभुज PQR में यह थेल्स प्रमेय लगने वाला है। थेल्स प्रमेय लग गया, उपप्रमेय उसका। और थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय तब लगता है जब D भुजा QR के समांतर हो। अगर ये लग चुका है तो इसका मतलब है कि D QR के क्या है? समांतर है। तो यहां हम समीकरण 1 लिखे हैं, इसको बना दो समीकरण 2। तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 से DE समांतर QR हो जाएगा। DE समांतर क्या हो जाएगा? QR हो जाएगा। इसको आप समीकरण 3 बना लेंगे। DE समांतर क्या हो गया? QR हो गया। क्यों हो गया भैया? हमने इसको जब गहराई से अध्ययन किया चित्र में तो पता चला कि ये थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय है और थेल्स प्रमेय का उपप्रमेय हो, मुख्य प्रमेय हो तभी लगेगा जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड हो। अगर यहाँ थेल्स प्रमेय लग रहा है तो हम समझ लेंगे कि ये भुजा इसके क्या है? समांतर है। सीधी सी बात है भाई। तो कुल मिला के ये आ गया DE समांतर QR, ये इसके समांतर आ गया। अब आपको पता है कि जब ये दोनों समांतर हैं, तो सीधी सी बात है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो यहां लिख देते हैं कि चूंकि ये तो मिला है भाई, तब क्या बनने वाला है? तब आपका बन जाएगा कोण Q बराबर कोण D। समीकरण इसको 4 बना देना और कोण R बराबर कोण E, समीकरण इसको 5 बना देना। यहां तक बात एकदम क्लियर है कि हमने क्या किया भाई? इसको इधर दिखाया, फिर पता चला कि इधर जो है थेल्स प्रमेय लग रहा है तो हमने इन दोनों को समांतर दिखाया। फिर पता चला कि भैया समांतर होने से संगत कोण समान होते हैं, तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर दिखा दिया। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको करना है, जैसे ये दो कोण बराबर हो गए, इस छोटे वाले त्रिभुज के इस बड़े वाले त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए और तीसरा कोण आप देख रहे हो दोनों त्रिभुजों में पड़ रहा है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। इसका मतलब यह है कि यहां तीनों कोण हो गए बराबर एक दूसरे के। तो समीकरण 4 और 5 से एक कसौटी लगेगी इसमें। थोड़ा सा एक बात ये हो गई कि पहले अगर हम एंगल समरूपता कसौटी बताए होते तो यहां वो बात दिक्कत में ना आती, लेकिन आप टेंशन ना लीजिएगा, इसके बाद जस्ट वही बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एंगल समरूपता कसौटी से दो त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन यहां हमें लिखना पड़ेगा भाई दो कोण बराबर, तीसरा उभयनिष्ठ, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज, यहां लिखना पड़ेगा कि एंगल समरूपता कसौटी से ये बात अभी आपको बताई नहीं गई है, लेकिन इसके बाद जस्ट हम यही बताएंगे। कसौटी से
ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज PDE, त्रिभुज PDE समरूप बन जाएगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। और जब समरूप हो जाता है तो फिर क्या होता है भाई, तो फिर यहां पे संगत भुजाएं आनुपातिक हो जाएंगी। तो संगत भुजाएं मतलब यहां हो जाएगा PD बटा में PQ बराबर PE बटा में PR हो जाएगा बराबर DE है बटा में QR हो जाएगा। इसको आप समीकरण 6 बना दो। अब ध्यान से आप समीकरण 6 और समीकरण 2 को अगर आप देखोगे ध्यान से, या फिर समीकरण 6 और समीकरण 1 को देखिए, इसमें क्या बन रहा है, PD बटा PQ और P बटा PR, ये दोनों बराबर है। अगर हम PD और PE की जगह पे AB और AC रख दें तो यहां हो जाएगा AB बटा PQ और AC बटा PR, ये हो जाएगा। बचेगा अपना DE बटे में QR। तो यहां देखो AB बटा PQ, AC बटा PR, ये तो बराबर है, साथ ही ये दोनों इसके बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि BC बटा QR और DE बटा QR ये दोनों एक दूसरे के समान हो जाएंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 6 से आपको लिखना होगा, यहां पे आपको लिखना होगा समीकरण 1 और 6 से, समीकरण 1 और 6 से क्या बन जाएगा, BC बटा QR बराबर हो जाएगा, BC बटा QR बराबर हो जाएगा किसके, D बटा QR, DE बटा QR। अब यहां QR से QR कट जाएगा तो BC बराबर DE आ जाएगा। मेरा पूरा टारगेट यही रहा कि भैया BC बराबर DE आ जाए, BC के बराबर DE आ जाए, ये दोनों बराबर हैं ही। तो यहां पे साइड भुजा सर्वांग समता लगेगी। सर्वांग दिखा करके तब हम इन तीनों कोणों के बराबर दिखाएंगे। तो A बराबर P आ जाएगा, उसके बाद D Q के बराबर है, E R के बराबर पहले से ही निकाल चुके हैं, तो B इसके बराबर हो जाएगा, C इसके बराबर हो जाएगा, और ये दोनों इन दोनों के बराबर हैं, तो B Q के बराबर, C R के बराबर। बस यही हम करने वाले हैं। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, तो अब यहां पे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे समीकरण 7। और समीकरण कौन कौन है अपने पास समीकरण है, अच्छा इसको समीकरण नहीं बनाया फिलहाल के लिए। अब हम तीनों भुजा देखो, AB PD के बराबर, AC PE के बराबर, और यहाँ BC DE के बराबर आ गया। तब यहाँ त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PDE के। और जब सर्वांग सम हो गया तो यहां लिख सकते हो कोण A बराबर कोण P, समीकरण 8 बन जाएगा। कोण B बराबर कोण D, समीकरण 9 बन जाएगा। और कोण C बराबर में कोण E, समीकरण 10 बन जाएगा। अब कोण A के बराबर P आ चुका है, ये हमें लाना था, कोण A के बराबर P लाना था, वो आ चुका है। उसके बाद हमें B के बराबर Q और C के बराबर R लाना है। अब आप ध्यान से देख लो, कहां देखोगे भाई, समीकरण 4, 5 को और समीकरण 9, 10 को आप ध्यान से देखो। समीकरण 4 में क्या है, कोण Q कोण D के बराबर, वही कोण D देखो B के बराबर है। इसका मतलब यह है कि Q और B आपस में बराबर है। यह समीकरण 9 और 4 को देखने से पता चला। और 5 और 10 को देखो ध्यान से, तो 5 में क्या है, कोण R कोण E के बराबर है। यहां देखो कोण C भी E के बराबर है, इसका मतलब R और C आपस में बराबर है। तो यहां आपको लिखना है समीकरण 4, 5, 9,
10 से स्पष्ट है कि कोण B बराबर कोण Q हो गया और कोण C बराबर कोण R हो गया। अतः त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। हमें जो लाना था भैया तीनों कोण बराबर, कोण B Q के बराबर, कोण C R के बराबर, कोण A P के बराबर, तीनों आ गए तो हम लिख देंगे कि PQR समरूप हो जाएगा ABC के। देखो इसमें एक बात है कि यहां जो हमने एंगल समरूपता कसौटी लगाई ये हमने आपको नहीं बताया है अभी तक, लेकिन जस्ट इसके बाद यही बताएंगे। अगर वो बताए होते तो आपको लगता कि हाँ उस कसौटी से यहां समरूप किया जा रहा है। फिलहाल के लिए हमने पूरा रामायण में किया क्या है, इस पूरे को आप बहुत परेशान होंगे देखने में, लेकिन यहां आप समझ लो हमने क्या किया है। देखो भाई डायरेक्ट आप करोगे तो नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट का मतलब हमें दिखाना है कोण A के बराबर P, कोण B के बराबर Q, कोण C के बराबर R, तो ये डायरेक्ट नहीं दिखाया जा सकता। तो हमने क्या किया, AB के बराबर इधर PD ले लिया, AC के बराबर इधर P ले लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज को कोशिश करेंगे कि इसके सर्वांग सम आ जाए। इस त्रिभुज को कोशिश करेंगे इसके सर्वांग सम आ जाए, और ये इसके सर्वांग सम आ जाएगा तो इसका काम ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। फिर हम इसी पर काम करके अपना काम बना लेंगे। हमने क्या किया, ये दोनों बराबर हमने रचना कर लिया था। दोबारा से जब बराबर रचना कर लिया था तो भैया हमें BC के बराबर D अगर मिल जाए तो यस सर्वांग समता लग जाएगी, जो यहां हमने लगाया था बाद में। यस सर्वांग समता से ये वाला सर्वांग सम हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर हो गई थी, इसलिए हमने इसको सर्वांग सम दिखाया है। इसीलिए हमने इसको यहां लाने की कोशिश की। इसको यहां लाने के लिए जहां ये जो दिया था हमें, ये जो दिया था इसमें देखो जहां AB है यहाँ PD कर दो क्योंकि उसी के बराबर है, जहां AC है वहां क्या कर दो P कर दो, उसी के बराबर है। तो यहां हो जाएगा PD बटा PQ, P बटा PR, PD बटा PQ, P बटा PR। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगा कि नहीं लगा, थेल्स प्रमेय लगा। तो D समांतर ये हो गया, तो इसके बराबर इसको दिखा दो, इसके बराबर इसको दिखा दो, यहां तक काम खत्म हो गया। दोबारा से जब दो कोण बराबर हुए ना, इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हुए, तो फिर हमने क्या किया भाई, जब दो कोण बराबर हुए और तीसरा यहां देखो, तीसरा वैसे भी उभयनिष्ठ है, तो हमने इन ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप दिखा दिया। जब समरूप दिखाया तो छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बड़े वाले के साथ बराबर होगा। यहां देखो समरूप दिखाया कि नहीं दिखाया। दिखाने के बाद फिर हमने भुजाओं का अनुपात बराबर किया। उसके बाद फिर जब भुजाओं का अनुपात बराबर किया तो PD की जगह AB रखा, P की जगह AC रखा, तो बचा अपना ये। इसके बराबर में ये है, और यहां शुरुआत में देखो AB और AC इन दोनों के बराबर में ये है। इसका मतलब BC बटा QR और D बटा QR आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 और 6 यहां लिखा, QR से QR कट गया, BC के बराबर D आ गया, काम खत्म। जब ये दोनों भुजाएं समान आ गई तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो कोण A कोण P के बराबर हो गया, एक काम हो गया अपना। बचा ये दोनों, इन दोनों को हमने क्या किया भाई, ये इसके बराबर लाए थे पहले से ही, ये भी इसके बराबर लाए थे। अब पता चला कि सर्वांग सम होने से ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, और पहले से ही ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। तो डायरेक्टली अगर देखो तो B Q के बराबर और C R के बराबर होगा। भाई ये इधर से बराबर होते होते यहां गया, ये वाला इधर से बराबर होते होते यहां गया, तो कुल मिलाकर डायरेक्ट अगर आप लिखोगे तो ये दोनों आपस में बराबर है। A और P आपस में बराबर आ चुका था, ये दोनों बराबर यहां से दिखा दिए, काम हो गया खत्म। ट्रिपल A समरूपता कसौटी हो गई। तो कुल मिलाके
आपको जब सवाल में डायरेक्ट यूज करना होगा ना, तो वहां ये सब रामायण नहीं लिखा जाता। कभी कभी पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि ये कसौटी आप सिद्ध करिए, तो उसके लिए आप यही थियरी अपनाते हुए एक बार अपने से सिद्ध कर लेना, 2 बार सिद्ध कर लेना, याद हो जाएगा। उसके बाद सवाल लगाने के लिए कठिनाई नहीं होती, सवाल बहुत आराम से आते हैं। आपको लगेगा कि हम त्रिभुज पढ़ ही नहीं रहे, सिर्फ इसी में लगता है कि हमने त्रिभुज पढ़ा। त्रिभुज कठिन कहां से होता है? यहां से होता है। तो इसको 2-3 बार आप समझोगे ना, तो ये सरल हो जाएगा। बस केवल 3 कसौटी है, केवल 3, और वो 3 अगर आपको आ गई तो पूरा त्रिभुज आपको एकदम मक्खन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस इसको एक बार समझ लेना। कल हम आपको बताएंगे ए समरूपता कसौटी, ठीक है? तो इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी अगली क्लास में देखने वाले हैं। समझ लीजिएगा अपने से एक बार, जैसे जैसे हमने बताया है, बस और कुछ नहीं।